चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज सेंटेंस के बाद का पार्ट। सेंटेंस के बारे में मैंने आपको समझाया था, उसके बाद का जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं जानिए। सेंटेंस, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप बोर्ड पे ही पढ़ाया करो, ये कहा कि भाई पीपीटी में पढ़ाने में थोड़ा सा समझ नहीं आता, नेचुरलिटी नहीं आती है। तो मैंने सोचा है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्ड पे ही जल्दी अच्छी तरह समझ में आती हैं, हम उन्हीं को अच्छी तरह से समझाते हैं और इस तरह के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए, मैंने सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, आपको पता भी होगा कि सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह which completes a sentence, which completes a sense। हमने आपको बताया कि सेंस कंप्लीट होना चाहिए। सेंस कंप्लीट का मतलब हो गया जो भी हम क्वेश्चन पूछें उसका आंसर होना चाहिए। अगर जैसे मैंने ये पूछा राम इज अ टीचर, राम एक टीचर है, राम एक अध्यापक है। आप पूछेंगे कौन? राम क्या है? टीचर है। आप पूछेंगे है या था? तो आप नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछने की बात आ जाए और कोई कहता है कि मैं तो ये पूछूंगा कि किसका टीचर है, कैसा टीचर है, क्यों है टीचर, तो ये क्वेश्चन नहीं कहला सकते। क्वेश्चन का मतलब होता है जो जेन्युइन क्वेश्चन हो। जैसे कोई ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तब आपका क्वेश्चन निकलता है कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन निकलता है कि क्या खा रहे हो। पर मैं अगर ये बोलता हूँ कि मेरा नाम कमल है, तो क्वेश्चन थोड़ी निकलता है। अगर आप इसमें भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम कमल क्यों है, तो वास्तविकता में ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का जो मतलब होता है वो होता है जेन्युइन क्वेश्चन। ज्यादातर जो टीचर्स हैं ना, वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करके नहीं चलते, और इस वजह से आगे जाकर के जैसे जंबल पढ़ेंगे आप लोग, PQRS कहते हैं इनको, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर्स या पैसेज पढ़ने में भी जो दिक्कतें आती हैं, उसका रीजन इसलिए है कि आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो YouTube पे सीधे सीधे कोर्स स्टार्ट कर दिया करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर कहा जाए तो कोर्स थ्रू करने से पहले उसके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो जरूर बताना चाहिए। तो वहीं से मैं स्टार्ट करने के इरादे से आपको यहाँ में सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, जिसके बारे में मैंने PPT के माध्यम से बताया भी था, और मैं आपको जो है फिर दोबारा से इसको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है आप इसको वीडियोस को बहुत जगह शेयर करिए। उससे रीजन ये होगा कि जिन लोगों तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, भाई में बहुत दूर रहते हैं वो बच्चे, यहाँ पर भाई मेरे से पढ़ने नहीं आ सकते आगरा में, तो मैं उनकी सुविधा के लिए ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं आकर के सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मुझे वीडियोज के अलावा आपको PDF फाइल्स वगैरह है तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, बशर्ते आप एक साथ जुड़े रहिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। बहुत दूर दूर के बच्चे जो हैं उनको भी बताइएगा कि इंग्लिश वास्तविकता में क्या है। इंग्लिश वो नहीं होती कि 4 क्वेश्चन लेकर के बैठ गए और उनको बता दिया बस हो गया, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं इंग्लिश को आपको शुरू से लेकर के एंड तक ग्रामेटिकल पोर्शन सीखना पड़ेगा। और SSC का जो आप सिस्टम देख रहे हैं वो आए दिन सिलेबस को दूसरे तरीके से मोल्ड कर देते हैं। कभी ग्रामर सेक्शन ज़्यादा कर देते हैं, कभी वोकैबुलरी सेक्शन ज़्यादा करते हैं। तो हर एक सेक्शन तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैंने कहा कि राम इज अ टीचर, राम एक अच्छा टीचर है। तो आप ये कहेंगे कि कौन एक अच्छा है? कि राम है। कैसा है? क्या है? टीचर है। तो इसमें सारे जवाब मिल रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, तो इसका भी आप बोलेंगे कि मिल्क इज वाइट में भी पूरा आपको जवाब मिल रहा है। इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि दे आर द सेंटेंसेस। अब अगर ये कहते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सही मायने में जब कोई भी सेंटेंस एक वर्ब, इसके अंदर फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब है वो एक अगर होती है, तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टूडेंट को छोड़िए, मैं टीचर्स को देखा है बोलते हुए, वो इज RM देखा और खड़क से वो कह देते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अरे भाई, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो किसी की तो हेल्प कर रही होगी।
यहां अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो आप ये कह सकते हैं इसके अंदर एक एम वर्ब है और एक डूइंग है। तो ऐसी स्थिति में दो मेन वर्ब तो हो नहीं सकते, तो इसलिए इसमें मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है वो डूइंग है और जिसकी हेल्प कर रही है एम, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो इसके अंदर एक ही तो वर्ब आई है और उसको भी आपने कह दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्प किस वर्ब की कर रही है? तो ध्यान दीजिए, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और ये मेन वर्ब भी हो सकती है। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब कोई भी वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी और अगर वो अकेली आएगी तो ध्यान रखना वो मेन वर्ब ही कहलाएगी। इसके अंदर जो आने वाला एम है वो मेन वर्ब है और आई एम डूइंग में एम जो आ रहा है जो डूइंग की हेल्प कर रहा है, तब इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इज को यहाँ पर मेन वर्ब कहा जाएगा। क्लियर हुआ कि राम इज ए टीचर के अंदर मेन वर्ब एक आई है, जिसके अंदर मेन वर्ब एक होती है, जिसके अंदर मेन वर्ब एक होती है तो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। और इन दोनों के अंदर मेन वर्ब एक से ज्यादा होनी चाहिए, 1+ होनी चाहिए और इसके अंदर 1 ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे ठीक है, अगर कोई भी वर्ब है जिसमें एक से ज्यादा मेन वर्ब आई हुई है तो वो सिंपल तो नहीं होगा, पर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से कौन सा होगा? तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को अगर हम पहचानते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, अगर दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं और किसी कंजंक्शन के द्वारा और पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड का मतलब क्या हो गया? अगर पहला क्वेश्चन पूछे तो दूसरा वाला जवाब दे तो डिपेंड है, और अगर पहला क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा तो दूसरा जवाब दे भी रहा है तो वो उस पर डिपेंड थोड़ी कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो डिपेंड नहीं है तो कंपाउंड है, और अगर पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो जाता है तो समझ जाइए वो कंजंक्शन बीच में लग जाता है तो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम इसे एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जानिए, इसको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने ये कहा, राम इज पुअर, राम गरीब है, एंड रवि इज रिच, रवि अमीर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि राम इज ए पुअर एक क्लॉज है, रवि इज रिच एक क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को मैंने एंड कंजंक्शन से जोड़ा है। ऐसी स्थिति में ये कंप्लीट जो है पूरा पार्ट ये तो कहलाएगा सेंटेंस, क्योंकि एक तो सेंटेंस ऐसा होता था जिसके अंदर एक ही वर्ब है, और ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस को मैंने कहा कि वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई दो क्लॉज जुड़े हुए हैं और एक कंजंक्शन लगाया हुआ है तो दोनों क्लॉज को जोड़ करके बना हुआ पार्ट भी अपने आप में सेंटेंस है, पर वो सेंटेंस या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड को कैसे फाइंड आउट किएंगे? क्या आप देख रहे कि राम एक पुअर है और रवि है वो रिच है। क्या राम के पुअर होने से रवि रिच है? वो अपने लिए रिच है, वो अपने लिए पुअर है, अर्थात दोनों क्लॉज एक दूसरे से स्वतंत्र है, फ्री है। ऐसी स्थिति में इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब यहीं पर मैंने कहा राम इज पुअर, राम गरीब है। अब आपने कहा क्यों गरीब है? फिर मैंने कहा ही इज लेजी, वो है एक लेजी है, अर्थात वो काम नहीं करता है। आपने कहा राम गरीब है, तो पूछने वाले ने कहा कि राम गरीब क्यों है? तो मैंने जवाब देना पड़ा क्योंकि वो लेजी है, वर्क ही नहीं करता। यानी ऐसी स्थिति में ये इसका रीजन हो गया। और ऐसी स्थिति में ये दोनों क्लॉज कंजंक्शन बिकॉज से जुड़े जरूर हैं, पर पहले का दूसरे में जवाब होने की वजह से इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो आपने देखा कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इन 3 टाइप के सेंटेंस को ही जोड़ करके, कनेक्ट करके हम जो जब्बल सीखते हैं, जम्बल, जो प्री में कम से कम 2 आते हैं और मेन में तो कई 6-7 आते हैं। और आपको बता दें इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर सेक्शन है उसके अंदर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आपने देखा कि कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं इसके बाद क्लॉज किसे कहते हैं, ये तो सेंटेंस का पार्ट बता दिया। अगर हम सेंटेंस के बारे में भी बताना चाहेंगे तो सेंटेंस यूपीपीटी फाइल में मैंने बताया हुआ है, पीपीटी में, उसमें कि टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, इंटरवेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है और आपका इंपेरेटिव है। लेकिन आपको बता दें सेंटेंस जो है
वो सही मायने में 4 टाइप से होते हैं। पहला होता है एसर्टिव। एसर्टिव को हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को होता है किसी बात को बताना, तो एसर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर क्या होता है, हम उसमें कोई भी क्वेरीज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा होता है जिसको हम कह सकते हैं आज्ञा या प्रार्थना वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत से स्टूडेंट्स अगर इंडियन बुक्स में देखें तो एक ऑप्टेटिव नाम का सेंटेंस और मिल जाता है, पर आपको बता दें नहीं, ये वास्तविकता में ये 4 ही सेंटेंस टाइप होते हैं। एसर्टिव के अंदर फुल स्टॉप लगता है, इंटरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क लगता है, इंपेरेटिव के अंदर फुल स्टॉप तो लगता है पर इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट किस तरह का होगा तो यू ही माना जाएगा। इस सेंटेंस की शुरुआत केवल और केवल स्टार्टिंग वर्ब से होती है। एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। अगर कोई ये कहता है कि ऑप्टेटिव अगर ये सेंटेंस नहीं है तो फाइनली है क्या, ऑप्टेटिव जो है वो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो विश करते हैं, इच्छा करने वाले होते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कर्ज करते हैं, इस तरह से। तो इनको कोई विश करते हैं, प्रे करते हैं, कर्ज करते हैं, इस तरह से होते हैं। जैसे अगर कोई कहता है, कोई आपसे मिला और आपने उससे कह दिया गुड मॉर्निंग सर, तो सही मायने में ये सेंटेंस तो है नहीं। अगर ये सेंटेंस होता इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ तो होता, बिना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कैसे हो जाएगा। या कोई आपको विश करता है हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे एक सेंटेंस थोड़ी है, इसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ है। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसे हैप्पी बर्थडे, तो इस ऑब्जेक्टिव को हम मूड कहते हैं। मूड के अंदर कोई भी टेंस का सेंस नहीं होता। अगर हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे तो उसमें टेंस ही नहीं, तो सही मायने में सेंटेंस जो है वो एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और ऑप्टेटिव जिसको बहुत सारी बुक्स में सेंटेंस के रूप में ही बताया गया है, तो आपको बता दें ये ऑप्टेटिव एक मूड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम अपनी बात कहें वो एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अगर कोई ये कहता है कि इन चारों सेंटेंस के अंदर एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि नॉट आए तभी उसको जवाब देंगे। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नॉट या नो या नेवर नहीं लगा होता, फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव कहे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं, तो आपने कह दिया वही सेंटेंस नेगेटिव। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अगर आपने कह दिया आई डू नॉट लाइक टी, तो ये भी आपका सेंटेंस है, वो नेगेटिव है। अगर किसी ने कहा आई नेवर गो देयर, मैं वहां नहीं जाता, तो ये भी नेवर लगा हुआ है, ये भी नेगेटिव है। अब इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपको नॉट या नो या नेवर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है ही डिनाइड गोइंग देयर, उसने वहां जाने को इनकार किया। अब देख रहे हैं आप लोग, इसमें नोट तो आया नहीं है, अब नोट नहीं है फिर भी ये नेगेटिव है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक होता है डिनाई, एक होता है रिफ्यूज, एक होता है विदाउट, विदाउट यानी बिना, एक होता है लेस्ट, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल, एक होता है रिफ्यूट, एक होता है रिफ्यूट, एक होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन, एक होता है फॉरबिड, मना करना, ऐसे वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। और भी देखिए, स्कार्सली, हार्डली, हार्डली कहते हैं मुश्किल से, बेयरली, ये सारे के सारे, सेल्डम, सेल्डम। तो आपको बता दें ये सारे शब्द जितने भी अगर ये वर्ड आ जाएं तो आप उसको नोट या नो या नेवर नहीं लगा होने पर भी इनको नेगेटिव ही बोलेंगे। अगर किसी ने कहा ही डिनाइड गोइंग देयर, तो देखने में सेंटेंस आपको अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। जैसे किसी ने कहा ही फॉरबिड मी, ही फॉरबिड मी टू गो, उसने मुझे जाने को मना किया। मना का मतलब क्या हो गया, ना किया।
तो ऐसी स्थिति में इसमें नेगेटिव वर्ड न होने पर भी इसमें नॉट का सेंस आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस नेगेटिव ही कहा जाएगा। और भी एक सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे नोटेबल सेंटेंसेस है ये, आप इनको नोट कर सकते हो और इसके आधार पर आगे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस नेगेटिव है नहीं। आपको आगे जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आपको ये और मिलेगा, फ्यू और लिटिल। तो ये दोनों वर्ड भी नेगेटिव का ही काम करते हैं। अगर ये वर्ड भी अगर किसी सेंटेंस में दिए हुए हैं तो इस वक्त इसका मतलब भी नेगेटिव होता है। अगर किसी ने कहा आई हैव फ्यू रुपीज, तो ध्यान दीजिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपने कहा इसमें तो नोट आया नहीं है, मत आने दीजिए, तब भी ये फ्यू जो वर्ड है वो नेगेटिव का सेंस बोल रहा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया आई हैव अ फ्यू रुपीज, आई हैव अ फ्यू रुपीज, तो भी अफर्मेटिव कहलाएगा। तो फ्यू का मतलब होता है ना, और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। किसी भी स्थिति में सेम कंडीशन, अगर मैंने कहा सी हैज लिटिल मनी, उसके पास लिटिल ना के बराबर मनी, यानी है ही नहीं धन, तो लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं यहाँ ये लिख देता सी हैज अ लिटिल मनी, तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यू और लिटिल नेगेटिव है। इसलिए आगे जब आपको क्वेश्चन टैग्स पढ़ाए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि आई हैव फ्यू बुक्स का या आई हैव फ्यू रुपीज का क्वेश्चन टैग नेगेटिव न बना करके हैव आई बनेगा। अगर आई हैव फ्यू रुपीज का क्वेश्चन टैग आपने आई हैवंट कर दिया तो गलत हो जाएगा। सी हैज लिटिल मनी का भी क्वेश्चन टैग है ना, वो हैज सी बनेगा। अगर आपने हैजंट सी कर दिया तो गलत होगा। परंतु आई हैव अ फ्यू रुपीज का बनाएंगे तो इसका आप बनाएंगे हैवंट आई। इसका भी सी हैज अ लिटिल मनी, तो इसका बनाएंगे आप हैजंट सी। क्योंकि ध्यान दीजिए जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। क्वेश्चन टैग आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर होगा आगे जाकर के कि ये फ्यू और लिटिल ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, इनके लिए अफर्मेटिव सेंस यूज नहीं किया जाएगा। और भी कई सेंटेंस मैं आपको बताऊं जो देखने में अफर्मेटिव होते हैं पर वो नेगेटिव होते हैं। जैसे और एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं, अगर मैंने ये कहा ही इज टू वीक टू रन फास्ट, टू वीक टू रन फास्ट। ध्यान दीजिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको भी टू बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं, और टी ओ इसको भी टू बोलते हैं, और टी डब्ल्यू ओ और इसको भी टू बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपने गलत बोल दिया है। टी डब्ल्यू ओ इसे कहते हैं टू, और ये टी ओ है ना इसको बोलते हैं टू, और ये टी ओ है ना इसको बोलते हैं हम टू। तो ध्यान दीजिए इनको बोलने का इनका प्रोनाउंसिएशन भी आप समझिए। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम और आप गलत बोला जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। इसको हम बोलते हैं LOOSE लूज, और LOSE और LOSS। ध्यान दीजिए इसको तो अपन बोलते हैं लूज, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन इसको भी आप लॉस बोल देते हो और इसको भी आप लॉस बोल देते हो। तो ध्यान दीजिए ये लॉस है, पर ध्यान रखना ये भी लूज है, ये लूज है तो ये लूज है। बहुत सारे वर्ड हैं WOMAN, इसको हम बोलते हैं वुमन, वुमैन नहीं होता है वुमन, और WOMEN तो हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हम वीमन। इसको ध्यान रखना, इसको बोलेंगे वुमन और इसको बोलेंगे वीमन। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम और आप गलत बोलते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जो टू है ये वाला, इसको टू बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर ये वाला टू जिसको आप टू बोलते आ रहे हो गलत बोल रहे हैं, देखिए जरा TOMORROW, आप इसको क्या बोलते हो टुमारो, टुमारो तो बोल रहे हो। अगर ये टू होता तो टुमारो नहीं बोलते आप। वैसे भी आपको बता दें इंग्लिश में कभी भी किसी भी लेटर को जोर से नहीं बोला जाना चाहिए। अगर हम आई भी बोल रहे हैं तब भी ध्यान रखना ये आई है, आई नहीं है। कोई भी लेटर को आप बोलेंगे हल्के से बोलिए, ला आई, इस तरह से, ठीक है ना। लाई नहीं है, जैसे LIE से बोलेंगे लाई, लाई नहीं है ना। तो किसी भी वर्ड को बोलने में थोड़ा सा, इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने केवल इस तरह से इंग्लिश सीख ली कि भाई
क्वालिफाई हो जाएं। क्वालिफाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इंग्लिश किसी के सामने बोलते हो तो इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को कुछ ऑकवर्ड ना लगे, सही लगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ इंग्लिश को आप सीखिए। इंग्लिश को अगर आप सीखने के लिए निकले हैं तो सीख जाएंगे, और सीख जाने पर आप छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। आप जरूर बिहार या यूपी ऐसे स्थानों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं है, या वहाँ के लोग अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, तब भी आप सीखिएगा। सीखने में ज़िंदगी बीत जाती है। आप ये मत सोचिएगा अरे भाई जो लोग अच्छा बोल लेते हैं हम उनके सामने कैसे बोलेंगे, बड़ी शर्मिंदगी होगी। कोई बात नहीं, जब कोई टोकेगा तभी तो सीखेंगे आप। तो ही इज टू वीक टू रन फास्ट, देखने में आप गौर से देखेंगे इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, पर आप इसकी सेंस निकालेंगे वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, अर्थात दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। अब नहीं तो आया नहीं, फिर भी आप बोले वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इससे क्लियर है कि इसमें टू जो है ना वो नेगेटिव काम कर रहा है। नेगेटिव होगा, इसी वजह से जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही इज सो वीक, कंजंक्शन दैट लगा करके ही कैन नॉट रन फास्ट ऐसे बनेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें तो नोट था नहीं, पर इसमें चेंज करने में आपने नोट लगाया। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इसके अंदर फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब एक है और ये टू के साथ जुड़ी हुई वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपको बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी हम पॉइंट्स बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, कई बार आप कहेंगे सर आप बोल देते हैं नॉन फाइनाइट क्या है, तो ठीक है ये सारी चीजें आपके आगे आएंगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजों को अभी आप निगलिएगा, आप उनको निगल जाइएगा, लेकिन उसके बाद जब ये कंसेप्ट क्लियर होगी तो आगे जो पार्ट आएगा उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा, तब आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने देखा ही इज सो वीक, ये एक क्लॉज है, और ही कैन नॉट रन फास्ट, ये भी एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को हमने दैट नाम के कंजंक्शन से जोड़ा है। अब ऐसी स्थिति में एक फाइनाइट वर्ब यहाँ ये कहलाएगी और एक रन जो नॉन फाइनाइट हुआ करती थी वो फाइनाइट होगी, क्योंकि इसके अंदर कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जो किसकी हेल्प कर रही है, रन की। ऐसी स्थिति में दो फाइनाइट वर्ब हो गई और एक कंजंक्शन हो गया, और पहले क्लॉज का दूसरे में डिपेंडेंसी आ गई। जैसे मैंने कहा वह कमजोर है, वह इतना कमजोर है। सुनने वाले ने पूछा कि कितना कमजोर है, तो मुझे बताना पड़ा कि वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। अर्थात ये वाला सेंटेंस इसमें, ये वाला जो क्लॉज है वो दूसरे पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलिए ये आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि नो या नॉट आ जाएगा तब ही वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि नॉट या नो नहीं होता फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। यहां पर आपको बता दें, अगर कोई ये कहता है कि डिनाइड, उसने मना किया, और क्या मना किया, दैट ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, तो आपको बता दें ये क्यों रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉज को मैंने दैट नाम के कंजंक्शन से जोड़ा है, लेकिन ये नेगेटिव है और आपने यहाँ पर एक और नेगेटिव नॉट लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस यानी मैथ वाला फंडा चलेगा। तो ध्यान दीजिए, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके बाद आने वाले क्लॉज में आप नॉट नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में ही डिनाइड, ही डिड नॉट गो की जगह आपको वेंट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी कई सेंटेंस होंगे, जैसे अनलेस यू डू नॉट वर्क, जब तक तुम काम नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपने अनलेस के बाद नॉट और लगा दी, तो फिर ये डबल नेगेटिव हो गया। तो आपको बता दें, अगर आपने अनलेस लगाया है तो नॉट नहीं लगाने देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड ऐसे होगा। अब बहुत से लोग हैं, यहाँ मैं इसको बताया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप ये गलती कर जाते हो। आपको ये सिखा दिया गया है बहुत से टीचर्स ने कि अनलेस या अनटिल या डिनाई अगर आ जाए तो आप नॉट मत लगाइएगा। जबकि मेरा कहना है वो सुनिए, मैंने एक बार ऐसा पूछा भी था एक बच्चे से, तो वास्तविकता में वो उसके कंसेप्ट क्लियर न होने की वजह से ये गलती कर गया। अगर मैं ये कहता हूं he did not deny that he went there। अब बहुत से बच्चों से पूछा मैंने, बताओ क्या गलती है, तो जिन्होंने ब्लाइंडली ये पढ़ रखा है कि डिनाई एक नेगेटिव वर्ड है और इसलिए इसमें नॉट नहीं आएगा, तो वो इसको गलत कर देंगे। पर आपको बता दें बिल्कुल सही है।
हमने कहा कि डिनाई के बाद वाले क्लॉज में नोट नहीं आएगा, डिनाई के बाद वाले क्लॉज में, डिनाई से पहले नोट आ जाए तो फिर क्या है, अगर मैं अनलेस या अनटिल से पहले लिख दूं कि नॉट अनटिल आई प्रॉमिस, जब तक कि मैंने उससे प्रॉमिस नहीं किया ही विल नॉट कम, तो ऐसे थे विल नॉट कम, तो यहाँ पर अनटिल से पहले नोट लगा दिया है तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही है। अनटिल के बाद वाला जो पार्ट है इसमें अगर नोट लगा दिया तो रॉन्ग होगा। इसलिए जानिए कि कोई भी पार्ट को अगर आप सीख रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कोई चीज को रट लिया और सही हो जाए। आपको बता दें, नोट का मतलब ये नहीं है, नोट का जो इफेक्ट है वो बाद वाले क्लॉज में होना चाहिए, पहले वाले क्लॉज में लगने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर फिर आइए, हमने कहा असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आपको बता दें, जितने भी ये चारों टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनमें असर्टिव सेंटेंस जो है इसके अंदर भी एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव के अंदर एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है, इंपेरेटिव के अंदर भी एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है। हाँ, एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फिर वही सेंस आ गया कि एक्सक्लेमेटरी में जरूरी नहीं है कि नोट लग के ही नेगेटिव बने, बिना नोट के भी सेंस से भी नेगेटिव बन जाता है। अगर मैं कहता हूं कि अलास ही इज डेड, तो आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव है। और अगर कोई कहता है हे बोल रहे आई वॉन द मैच, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब होता है आप पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव का होता है कोई चीज नेगेटिव हो। अगर मैं ये कहता हूं कि ही इज पुअर, तो देखने में आपको लग रहा है कि अफर्मेटिव है। अब जानते हो पुअर होना अच्छी बात थोड़ी है, तो ऐसी स्थिति में ही इज पुअर ये नेगेटिविटी है। किसी भी चीज को जो कि नेगेटिव होगी उसको हमें नेगेटिव तरीके से ही बोलना पड़ेगा। अगर कोई चीज बुरी है तो आप बुरी करते समय आपका जो जेस्चर है वो भी आपका बुरा ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये चीज बुरी है तो आप ये कहेंगे ये बहुत बुरी है, और अगर कोई कहता है ये बहुत अच्छी है तो आप हैप्पी होकर बोलेंगे ये बहुत अच्छी है। कभी आपने ऐसे नहीं सुना होगा ये बहुत बुरी है हंसते हुए बोले, या वो बहुत बुरी तरह से अच्छी है, अजीब लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जानिए कि किसी भी स्थिति में सेंस के आधार पर भी नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाए जा सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि क्या मैं चाय पसंद करता हूं, तो सीधा बनेगा आई लाइक टी, और एक मैंने बोला मैं चाय नहीं पसंद करता हूं, आई डोंट लाइक टी। यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज और बहुत छोटी छोटी चीजों को बताने में यकीन करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ डोंट और एक मैं लिखता हूँ डू नॉट, तो ध्यान दीजिए ये फॉर्म और ये फॉर्म, बहुत से लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं, फर्क है। ये सीधी फॉर्म है और ये इसे हम कहते हैं एक्रोनिम फॉर्म। तो एक्रोनिम फॉर्म जो होती है, एक्रोनिम, इस फॉर्म को हम स्ट्रेस करने के लिए, जोड़ लगाने के लिए हम बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहता हूं आई डू नॉट लाइक टी और एक मैं सेंटेंस बोलता हूं आई डोंट लाइक टी, अंतर है इन दोनों में। आई डू नॉट लाइक टी अगर आपने बोला है तो इसका मतलब आपने कहा है मैं चाय पसंद नहीं करता हूं, और अगर आपने बोला आई डोंट लाइक टी तो इसको बोलते समय भी आपको एम्फेसिस करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। मैं इसे बोलूंगा आई डोंट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, और इसको बोलूंगा आई डोंट लाइक टी, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब हम किसी चीज को एक्रोनिम फॉर्म में बोलते हैं तो उसको स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस का होता है जोर दे करके हम बोलते हैं। अगर मैंने कहा आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, बड़ी पोलाइटली बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा आई कांट डू इट, तो आप इससे बोलेंगे आई कांट डू इट, थोड़ा स्ट्रेस करके बोलना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, इसमें जो ये लगा हुआ है ये वाला, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, और बहुत से लोग इसको एपोस्ट्रोफी समझ बैठते हैं। ध्यान दीजिए, एपोस्ट्रोफी अलग है, एपोस्ट्रोफी अलग है और स्ट्रेस अलग है। स्ट्रेस जो होता है वो किसी चीज को जोर देने के लिए बोला जाता है, और ये वास्तविकता में जो स्ट्रेस है ना, एक वोवेल का काम करता है। आपने देखा होगा जब हम ऐसे लिख देते हैं डू इट, तो इसमें आई विल, जो डब्ल्यू और आई को गायब कर दिया है। इसी प्रकार से जब हम लिखते हैं कांट, तो उसमें एन और ओ को गायब कर दिया, तो वोवेल की जगह हम स्ट्रेस लगा देते हैं। अगर हम लिखते हैं ओ वी ई आर, तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ओवर। तो उसका रीजन क्या है? आपने देखा होगा मैडम लिखते हैं बहुत से लोग, MADM, मैडम, डी बोला नहीं जाता तो स्ट्रेस से काम चला देते, मैम ऐसे बोल देते हैं। तो आपको बताते हैं ये स्ट्रेस जो है ये वोवेल या इसको चीज को हटाने के, रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें तो हमने इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर डी जो कॉन्सोनेंट है वो भी बोला नहीं जाता, जो आगे बताएंगे हम आपको।
चलिए, तो स्ट्रेस जो है उस तरह से यूज किया जाता है। स्ट्रेस का अपने आप में एक टॉपिक है, मैं तो पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ उसमें तो एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताता हूँ कि स्ट्रेस कैसे यूज होता है। पुरानी इंग्लिश में अगर हम ये कहते हैं, आज जो इंग्लिश बोलते हैं इट इज, तो उसको पुरानी इंग्लिश में TIS बोलते थे, टिस। और यहाँ पर आगे जो स्ट्रेस लगा दिया जाता है इसमें आई गायब कर दिया जाता है। तो पुरानी इंग्लिश में इस तरह की इंग्लिश अगर विलियम शेक्सपियर की प्लेज देखेंगे या उनकी जो पोइम्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, थिस माइटियस इज द माइटियस, या आपकी विलियम शेक्सपियर की पोइम है मर्सी, उसमें लिखा हुआ है। और भी आपको जूलियस सीजर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो पुरानी इंग्लिश में इस तरह से स्ट्रेस लगाने की प्रथा थी। स्ट्रेस लगाते समय जो बॉडी जेस्चर है वो बदल जाता है और बोलते समय उसका स्ट्रेस जो एम्फेसाइज के रूप में बोला जाता है, उसको इसी तरह से बोला जाता है। अगर हम इसको इट इज करेक्ट को बोलना चाहें, इट इज करेक्ट, तो वास्तविकता में अगर पुरानी इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें स्ट्रेस लगाकर इट इज करेक्ट बोलते हैं। अगर सही इंग्लिश को कहा जाए, इसको अगर आप बोलना सीख जाएं तो ये सही इंग्लिश है, इसको बोलेंगे इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। और हमारा क्या बोलते हैं, इट इज करेक्ट। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रेस जो लगा करके सही इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इंटरोगेटिव भी मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर मैंने कहा डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हो, या आपने बोला डू यू नॉट लाइक टी, आपको बता दें, थोड़ा थोड़ा इशारों में समझा करिए, क्योंकि हमारे पास भैया स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम इसी बोर्ड पर पढ़ाना यकीन करते हैं। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि टीचर की राइटिंग कैसी है, टीचर स्पेलिंग सही लिख लेता है। अगर मान लिया कोई बड़े स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है 2-4 लाख रुपए लगा करके, तो वो उसका क्या है, सारा का सारा फीड है, कंप्यूटर में फीड किया, उसने क्लिक किया और आंसर आ गया। लेकिन वास्तविकता में वो पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए बनाई गई है। अब पता नहीं क्यों हमारा आप जो है जितने भी जो टीचर्स है दिल्ली की तरफ से, इसीलिए आपको जो आपका ऑनलाइन में जो 100,000 रुपीज में बेच देते हैं पूरे कोर्स को। कहीं ना कहीं से किसी भी कोर्स को अगर आप देखेंगे तो अगर डिटेल पढ़ाया जाए, किसी भी टीचर की क्वालिटी यहाँ से ऑब्जर्व होती है। मैंने खुद देखा है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी टीचर पर, लेकिन इतना गलत पढ़ा रहे हैं इसी ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कोई उन्हें टोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो वास्तविकता में वो टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ उनको व्यूज चाहिए, और वो इतने सस्ते में जो कोर्स बेच करके, और वास्तविकता में हमें आप ये आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट को नॉलेज है या नहीं है, निकलते भी हैं नहीं निकलते। कई तो ऐसे हैं जो आपके जो बीच में इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको बता दें, अगर मैंने कहा रिप्लाई माने क्या होता है, जवाब देना, और आंसर माने क्या होता है, जवाब देना। फिर आपसे पूछा जाए कि आंसर और रिप्लाई में क्या अंतर है। अगर मैंने कहा डू यू लिव इन आगरा और आपने कहा यस, तो आपने जवाब पूरा दिया है, तो इसे हम कहेंगे यस और नो में जो जवाब दिया है उसे कहेंगे हम रिप्लाई दिया है। और अगर मैंने आपसे पूछा होता वेयर डू यू लिव और आपने कहा होता आई लिव इन आगरा, इफ यू आर जस्ट गिविंग द आंसर इन फुल, यानी डिटेल में दे रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड आंसर। आपके क्वेश्चंस और आंसर्स एग्जाम्स में भी आते हैं, कभी नहीं देखा होगा, क्वेश्चन और रिप्लाई आते हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर मैं कहता हूँ डू यू लाइक टी, तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर यस और नो में यानी रिप्लाई आ सकता है। नो में आ गया तो नेगेटिव, और यस में आया तो ये अफर्मेटिव है। तो दैट मीन्स इंटरवेटिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। इंपेरेटिव कहते हैं आज्ञा और प्रार्थना वाले सेंटेंस। हमने कहा गो आउट, बाहर जाओ, और या मैंने बोल दिया डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो ऐसी स्थिति में आप आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ना होने की वजह से, वर से शुरुआत होने की वजह से आज्ञा प्रार्थना वाले सेंटेंस ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी के अंदर कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे एलास, एलास के बाद लिखा होगा कोई दुख भरी बात, हे भुर्रे, ओ या आ, आउच, इस तरह से। तो इनके बाद कोई खुशी की बात है, कोई भी वर्ड है, इन शब्दों को लगा करके जब वो वर्ड बनाए जाते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कल की क्लास में आपको मैं इनके बाद का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सेंटेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसको कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं छोटी वीडियोस ही बनाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से आपका कोर्स, अगर आपकी जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दूर दूर कहीं के भी आप, मैं तो ये कहूँगा आप शेयर करिएगा। मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। आई एम 53 years old, आई हैव जस्ट अर्न अ लॉट ऑफ मनी। डजंट मैटर टू अर्न मनी। मनी बहुत सारे लोगों ने और भी कमाया होगा, मुझसे भी ज़्यादा कमा लिया होगा, पर मैं लोगों की जो बच्चे जो बाकी पढ़ नहीं पाते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इसलिए
मैं चाहता हूं कि मेरी जो वीडियोस हैं उन बच्चों तक पहुंचे, उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचे जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और इंग्लिश की समस्या मैं दूर करूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, यूट्यूब सब्सक्राइब जो करिएगा, इसमें मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा, बार बार देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट है वो कहाँ तक क्लियर है। काफ़ी समय के बाद मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया है, जब बहुत बच्चों ने मेरे से जोड़ डाला इस तरह आप डालिए वीडियोज़, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती जो और टीचर्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है अब कुछ भी चीज़ वो बता दिया करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइएगा। हाँ, गलत कमेंट मत करिएगा, मैं बड़ा इमोशनल हूँ इस मामले में, मैं ये मांग मेरी तारीफें मत करिए, वो कोई मंजूर है, लेकिन मेन चीज़ है हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स है ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।